द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो पर वीडियो बनाता चला जा रहा हूं और खैर कुछ दर्शकों की व्यूवर्स की संख्या तो बढ़ी है, बढ़ती रहेगी, कोई बात नहीं। जिसको सीखना है वो सीखे, ना सीखना है वो ना सीखे। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होगा, चूँकि मेरा नाम प्रसिद्ध नहीं है, मैं ब्रांडेड आदमी नहीं हूँ, बाज़ार में कभी टीवी पर नहीं आया, कोई बहुत बड़ा पैसा कमाने वालों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। इसलिए शेयर बाज़ार के अंदर जो कॉग्निजेंस है वो परिणामों से देखी जाती है। तो परिणाम खैर मेरे इतने ख़राब नहीं रहे हैं, ठीक ठाक हैं। और हर आदमी किस्मत भी होती है, कई बातें होती हैं। और कई आदमी मेरे से मैसेज में पूछते हैं कि आपने करवाया क्या। जैसे मैं कहता हूँ 100 करोड़ की बात है। अरे भाई, एक आईएएस को पढ़ाने वाला जो टीचर है, आईएएस की जो कोचिंग की तैयारी करवा रहा है, या आईएम्स में एडमिशन की तैयारी करवा रहा है, या आईएम्स अहमदाबाद के अंदर पढ़ाता है, उससे कोई ये सवाल पूछे कि साहब अगर आप इतने ही विद्वान थे तो आप क्यों नहीं हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, आप क्यों नहीं आईएएस बने खुद, आप क्यों पढ़ा रहे हो, मास्टरी क्यों कर रहे हो। या आप देखिए कि इस तरह के कोई सवाल पूछे तो इन सवालों का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि योग्यता को उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। हालांकि मेरी उपलब्धि खराब नहीं है और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई कैन नॉट से कि मेरी नेटवर्थ है। कुल मिला के आई एम सेटिस्फाइड। और झंडा ऊंचा करने से, नाम करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप देखिए जो 5 स्टार इन्वेस्टर हैं उनके भी स्टेटमेंट आते हैं, और मेरे भी, मतलब जो मैं भी एनालिसिस करके बताता हूँ कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ईमानदारी और सच्चाई से मेहनत करके करता हूँ। एक वीडियो तैयार करने से पहले घंटों सोचता हूँ, 2 घंटे मेहनत करता हूँ डाटा कंपाइलेशन के लिए। उसका परिणाम है ये जो आप डाटा देख रहे हो। ऐसा नहीं कि साहब ये टकाटक बोल दिया किसी किताब की नकल करके, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल सेटअप में तैयार करता हूँ। तो मैं अभी आपको दूसरी और बात बताता हूँ। बाजार में कितनी चक्करबाजी है। अगर आपने अपने चक्कर में नहीं आए, आप बाजार के लुभावने, मतलब जो दृश्य हैं, जो लुभावनी बातें में उनमें नहीं आए और आपने फंडामेंटल्स को समझ लिया, इस बाज़ार में, इस बाज़ार की रीति नीति को समझ लिया, ऑपरेटर की चाल को, कुछ सारी तो नहीं समझ सकता कि वो हर बार नई चाल से आता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझ में आता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 21,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, टीवी पर एक शब्द नहीं बोला कोई कि 21,000 का ऑर्डर मिला है इसको। फ्राइडे को एग्रीमेंट साइन हुआ, एक ऑर्डर मिला है इसको 21,000 का। सुखोई विमानों के 100 इंजन बदले गए, जो एग्जिस्टिंग सुखोई विमान है, और 21,000 का ऑर्डर ये मिला है, और ऑर्डर मिलने की तैयारी है, और 130 विमानों के इसके बाद और ऑर्डर मिलेंगे। तो 50,000 करोड़ का तो यही ऑर्डर हो गया। जो ऑर्डर है उसको पूरे नहीं कर सकता, और 70,000 करोड़ का और पाइपलाइन में। तो ऐसी सूरत में, लेकिन आज किसी ने भी टीवी पर ये जिक्र नहीं किया, जबकि फ्राइडे को तो रिजल्ट आया था। आज एनालिसिस भी कर सकते थे उसका कि भाई ये जो है व्हाट इज़ दिस है, लेकिन ना, जो ऑपरेटर कहे वो सच है, बाकी सब झूठ है। तो दबा दिया, उस शेयर को नहीं उठने देंगे, आसानी से नहीं उठने देंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि वो रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा पहुँच गया। ये जो हल्ला गुल्ला हुआ ना, इस चक्कर में छोटे जो इन्वेस्टर थे बेचारों ने खरीद लिया आशा में, अब उनको फंसा देंगे, उनको थका करके नीचे रेटों पे माल वापस ले जाएंगे। तो खैर, अब दूसरा खटका ये हुआ है कि फ्राइडे को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, कि मेटल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर को, माइनिंग कंपनीज को 1 अप्रैल 2005 से माइनिंग टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाना है या लगाया गया था, उसका चुकारा 1 अप्रैल 2005 से करना है। और उसकी लायबिलिटी देखिए, मैं तो कोई कैलकुलेट कर नहीं सकता अकेला, जो अखबारों में आ रही है, जो भारत सरकार कह रही है, और जो अच्छे, जो इंडस्ट्री के, जो क्लोज सर्कल्स के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की लायबिलिटी आएगी। भारत सरकार कह रही है 1 लाख करोड़ की लायबिलिटी है। तो मैं इसको 1,20,000 करोड़ मान लेता हूँ। 1,20,000 करोड़ के बावजूद भी, यानी 10,000 करोड़ रुपीज पर मंथ, पर ईयर, 10,000 करोड़ रुपीज पर ईयर
माइनिंग और हर मेटल इंडस्ट्री के पास माइंस है। माइनिंग कंपनीज को राज्य सरकारों को चुकाना है। हाथों हाथ लपक लिया, तुरंत डिक्लेयर कर दिया राज्य सरकारों ने कि टैक्स दो। और वो ये कहती हैं कि हमारा वेलफेयर स्कीम्स में काम में लेंगे, हम इन पैसे को अब वो बांटेंगे, पंजीरी बांटेंगे वोटों के लिए। खैर जो भी करें, लेकिन पावर तो मिली गई उनको, खूब ज़बरदस्त पावर है और कोई इलाज ही नहीं आगे। अच्छा, अब 10,000 करोड़ रुपीज़ पर ईयर अगर ये देंगे तो आप देखिए उस पर इम्पैक्ट बताता हूँ आपको। मैंने 6 मेटल माइनिंग कंपनियों की एनुअल प्रॉफिट लिया 2024 का। 2024 में जो मेन कंपनीज है बड़ी बड़ी, स्टील अथॉरिटी, वेदांता, NMDC, टाटा स्टील, JSW स्टील एंड जिंदल स्टील, दे आर द लार्जेस्ट मेटल कंपनीज ऑफ इंडिया। उनका एनुअल प्रॉफिट 26,000 करोड़ था। TTM कितना है? 26,000 करोड़ नहीं, वो 2024 का प्रॉफिट। वित्तीय वर्ष 2024 का इन 6 मेटल कंपनियों का, मेटल माइनिंग कंपनियों का एनुअल प्रॉफिट है 26,013 करोड़ रुपए। उसमें 10,000 करोड़ रुपए घटा दीजिए बात, तो कितना बचा? 16,000 करोड़ रुपए। मीनिंग बाय देयर विल बी अ रिडक्शन ऑफ 40% इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज कंपनीज। तो 40% EPS घट जाएगी इनकी। जो कंपनी आज 10 रुपये कमा रही है, 6 रुपये कमा रही है, जो 4 रुपये कमा रही है वो जीरो हो जाएगी बिल्कुल ही। तो एक डेढ़ रुपया बचेगा उसका। और अनदर थिंग कि ये जो टैक्स है, ये बात साफ नहीं है कि ये माइनिंग टैक्स का अभी नहीं चुका रहे हैं चुका रहा। जो टैक्स लागू है ये तो आगे तक है, फ्यूचर में खूब चलेगा, ये तो टैक्स देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो कॉस्ट इफेक्टिव मेजर भी लागू होगा इसमें, ये कॉस्ट में ऐड होगा ये टैक्स। तो ये अब ये कोई कहे कि साहब बाहर से ले लेंगे। मेटल की प्राइसेज इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होती हैं। मेटल प्राइसेज को तय करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है चाइना, और दूसरा लंदन मेटल एक्सचेंज। हालांकि लोहे के भाव वहाँ तय नहीं होते हैं, वहाँ तो कॉपर और आपके जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम है ना, इस तरह की चीज़ों के भाव, नॉन फेरस मेटल्स के भाव तय होते हैं। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इन कंपनियों में क्या बचा अपना आप, लेकिन उसके बावजूद भी आज इन कंपनियों के, आज मेटल का जो मेटल निफ्टी है ना, वो वीडियो बनाने तक 0.45% तेज था। मतलब 40 पॉइंट बढ़ा हुआ था, 8884 था बढ़ा हुआ, 40 पॉइंट बढ़ा हुआ था, और परसेंटेज टर्म से 0.45% बढ़ा हुआ है। तो इतना बड़ा झटका लगने के बावजूद भी ये मेटल माइनिंग कंपनियों का इंडेक्स बढ़ाया हुआ है। उस बात को, अच्छा कोई जिक्र नहीं था टीवी पे, जितने लिस्ट आए सुबह 11 बजे तक, 10 बजे तक जो भी आए, मैंने देखा, पूरे 2 घंटे देखा मैंने, फिर मैं मेरी तैयारी में लग जाता हूँ, मेरे कामकाज करने पड़ते हैं मुझे। तो मैंने देखा किसी ने कोई जिक्र भी नहीं किया। क्या पता क्या प्लानिंग होती है, क्या नहीं है, अंदर से भगवान ही मालिक है। कि भाई मेटल कंपनियों से सावधान रहें, कोई जिक्र नहीं है। मेटल कंपनियों की लायबिलिटी इतनी आ गई है टैक्स के कारण, और इनकी EPS पे इतना प्रभाव पड़ेगा, कोई जिक्र नहीं है। क्यों? जो ऑपरेटर फंसे हुए हैं इसमें, उन ऑपरेटरों के द्वारा माल को स्मॉल इन्वेस्टर के गले में उतारना है, इसलिए इसको ताज़ा रखेंगे, उस बात को बुलावा देके कि उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं। भाई ये साबित कर देंगे कि उसका कोई इफेक्ट नहीं, और उनको माल पिला देंगे मैं आपसे, और वो भजन करते रहेंगे। तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स, जो मार्केट के दिए गाता हैं, वो किस तरह स्टॉल इन्वेस्टर की हत्या कर देते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर, मैंने कहा ना, बुरा मत मानना, एक मछली ऐसी मछली है या एक ऐसी बकरी है जिसका दूध कोई भी निकाल लेता है, क्योंकि उसके पास सूचना नहीं है, उसके पास अनुभव नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है। हम जैसे आदमियों को तब मूर्ख बनाना आसान नहीं है, हम तो मच गए भाई। दाम भी कमाया है, काम भी कमाया है, ज्ञान भी प्राप्त किया और अनुभव भी प्राप्त किया है, मतलब। लेकिन हर आदमी के पास, बेचारे के पास अनुभव नहीं। बहुत सौ को तो यही पता नहीं EPS कैसे निकाली जाती, P रेशो क्या होता है, CAGR क्या होता है,
ROE रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, ROC क्या होता है, इनका फॉर्मूले क्या है, आखिरकार है क्या बोला, ये पता ही नहीं बेचारों को मार्क्स। वो लोग उतर जाते हैं। ब्रोकर का आदमी कहेगा, अब वो उसको ब्रोकर के आदमी को पता नहीं, वो सिर्फ यही कहेगा आज तो ये तेज है, क्या खरीदूँ, आज तो ये तेज है, इसमें तेजी है, खरीद जाएगा खटाक से। और एक आध 2 दिन बाद घटा पाएगा, पूंजी बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो ऐसी सूरत में मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, बहुत से लोगों को अखरेगी भी, कि ये कबाब में हड्डी कहाँ से पैदा हो रही है, इसको निपटाओ यार। ये भी होगा, मैं आपसे बता लेकिन मैं तो बड़ी इंटेलिजेंटली बात कर रहा हूँ। मतलब मेरा कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ। मेरा निर्लिप्त आदमी हूँ मैं तो, और खरी बात कह रहा हूँ, फैक्ट एंड फिगर के आधार पर कह रहा हूँ। ना मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत नाम से नहीं कर रहा हूँ। मैं मार्केट की जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ, जो बाजार का टेक्नोलॉजी है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मुझे किसी व्यक्ति से नाराज़गी नहीं है। आई रेस्पेक्ट टू द TV एंकर्स, आई रेस्पेक्ट टू द एनालिस्ट, आई रेस्पेक्ट टू द बिलियनियर इन्वेस्टर्स, आई रेस्पेक्ट टू द ऑपरेटर्स। लेकिन जो भाई बात जो मार्केट की जो टेक्निकल जो स्थिति है, फंडामेंटल स्थिति, वो तो इन्वेस्टर को बताना ही पड़ेगा। अदरवाइज द वेरी पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो विल बी फ्लॉप। तो हाउ आई एम रॉन्ग। तो आप लोगों से बस मेरा निवेदन यही है कि मैंने आपसे बात बता दी, और आप स्टील सेक्टर, माइनिंग सेक्टर में बहुत सावधान रहें, थोड़ा सा दूर रहें। और जहाँ तक हो, मैंने फ्राइडे को भी ये कहा था, सैटरडे को कहा था शायद, कि थोड़ा बहुत मुक्ति पालो, समय है, इनको दूसरे शेयरों में लगा दीजिए। जो ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर हैं, सेफ सेक्टर से, उनमें लगा दीजिए। IT सेक्टर है, बढ़ रहा है, मतलब लगाओ, क्या दिक्कत है। बहुत दिनों से कह रहा हूँ, 3-4 महीने जब से वीडियो बनाना शुरू किया तब से कह रहा हूँ IT सेक्टर, और आज का राजा नहीं, रोज़ का राजा IT सेक्टर ही रहेगा। नाउ डेज IT सेक्टर वो ही हो रहा है, बहुत बड़ा सेक्टर है। और आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें है, मतलब मेजर इन्वेस्टमेंट है मेरा। और आप लोगों को खूब कहा है, खूब समझाया है मैंने कि IT सेक्टर में खरीदिया। तो ठीक है, आज तो इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी हो गया। और दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। बाद में मिलते हैं।